हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। एज यू नो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, वो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि टोटल 12 मार्क्स राजस्थान बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स कवर करता है। इस टॉपिक में से हर कैटेगरी का, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, हर कैटेगरी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, पिछले जितने भी वीडियोज आपने देखे हैं उनमें ये टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के विविध उदाहरण मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 38 to 45 को सॉल्व करेंगे। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अपने आप में, हर एग्जाम्पल अपने आप में एक कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 38 को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आने वाले दिनों में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि अब जब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है। नया जो चैप्टर होगा वो और भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 38 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 38 है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos 6x रूट 1 प्लस साइन 6x। अब ये कोई नई बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। आप देख रहे हैं कि साइन जो है उसका डेरिवेटिव जो होता है वो कोस होता है। ओके, अच्छा, साइन के साथ में प्लस में 1 भी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे सॉल्व करने के लिए 1 प्लस साइन 6x को t के इक्वल पुट कर देता हूं, और ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो सब है वो रूट के अंदर है। तो मैंने क्या किया, टी स्क्वायर पुट कर दिया। ऐसा करने पर अब आप देखिएगा 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन 6x का हो जाएगा cos 6x, और फिर है 6x, तो 6x का क्या हो जाएगा 6 और x का dx इक्वल टू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का हो गया 2t dt। डिफरेंशिएशन किया, देखिएगा क्या आप यहां से cos 6x dx इज इक्वल टू t dt अपॉन 3 लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये 6 इसके नीचे जाएगा तो 2 और 6 आपस में कैंसिल आउट होंगे, 2 अपॉन 6 क्या हो जाएगा 1/3, और t dt है। ओके, अब आप बताइए मुझे कि आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, cos 6x और dx ये मिलकर के तो हो जाएगा t dt अपॉन 3। ओके, अच्छा जी, और रूट में क्या बचा अपने पास में 1 प्लस साइन 6x, 1 प्लस साइन x को टी स्क्वायर बोल दिए, तो ये स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये रूट के अंदर। ध्यान दें, ये cos 6x और ये dx, इनको एक साथ हमने t dt अपॉन 3 लिख दिया, और रूट के अंदर है 1 प्लस साइन 6x, तो 1 प्लस साइन 6x को हमने रूट के अंदर टी स्क्वायर। अब देखो रूट है, टी स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास में, देखो ये 3 बाहर निकाल दिया मैंने 1/3 के फॉर्म में। ओके, और t मल्टीप्लाई होके हो गया टी स्क्वायर dt। अब हमारे पास में ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/3, टी स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, टी क्यूब। टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या बोल सकते हैं, टी क्यूब बाई 3, और प्लस से सी। फाइनली क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, देखो टी क्यूब, अब t की वैल्यू क्या है वो यहां से ले रहा हूं मैं, t इक्वल टू, देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, तो यानी रूट 1 प्लस साइन 6x।
क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि ये 1 प्लस साइन 6x की पावर 1/2 है। ओके, तो t की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस साइन 6x पावर 1/2 और इसके ऊपर पावर 3 भी है, तो पावर 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 और अपॉन 9 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया? अगर हम शुरू से याद करें तो शुरू में ही हमने एक चीज कही थी कि अगर किसी फंक्शन या रूट के अंदर आ गया, इस प्रकार से रूट में कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव इसके साथ में है, तो हम क्या करते हैं, इसे t बोल करके ये सब मिल करके क्या बन जाते हैं, dt बन जाते हैं। साथ में कोई कांस्टेंट आता है तो उससे वो डिवाइड कर देते हैं। तो इस कंसेप्ट पर आपका ये क्वेश्चन था। ओके, तो इसे नोट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास में एग्जांपल है 39, वो क्या है, x की पावर 4 माइनस x और इस पर होल पावर 1/4 और नीचे है x की पावर 5। इस टाइप का क्वेश्चन आपने फेस किया होगा एक्सरसाइज 7.10 में, 7.9 में। तो यहां पर आकर के हम क्या करेंगे, देखिए जब ये स्थिति हमारे सामने होती है तो मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट में जो सबसे बड़ी पावर है, यानी देखो x की पावर 4 है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। हालांकि कॉमन आ नहीं रही, हम जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने से ये क्या बचा, यहां पर हो गया 1 माइनस 1 अपॉन x क्यूब। बात समझ रहे, यहां x तो था, हमने पावर कितनी कॉमन ली है, x की पावर 4। इसको वापस एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 1 यानी x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 को 1 अपॉन x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा। और इस पूरे पर पावर कितनी है, 1/4 और नीचे हमारे पास में है x की पावर 5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू, ये देखो x की पावर 4 पर पावर 1/4, x की पावर 4 है और उस पर पावर 1/4 है। इसका मतलब क्या हो गया, x ही रह गया क्या, और उस x से ये नीचे वाला x की पावर 5 जो है वो कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, x की पावर 4। बात क्लियर हो रही है। और ऊपर क्या रह गया हमारे पास में, 1 माइनस 1 अपॉन x क्यूब और इस पर पावर 1/4। ध्यान दीजिएगा, ये x की पावर 4 और ये 1/4, ये 1/4 तो इन दोनों पर है, तो ये x बन गया, उस x से ये x की पावर 5 का एक पार्ट कैंसिल, मतलब x की पावर 4 रह जाएगा। ऐसा कहने से बेनिफिट क्या हुआ, अब आपका काम क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं। क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट बच गया 1 माइनस 1 अपॉन x क्यूब, इसे आप t के इक्वल पुट कर दीजिए। ओके, इसे t के इक्वल पुट करेंगे तो देखो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 अपॉन x क्यूब। अब 1 अपॉन x क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 अपॉन x क्यूब का मतलब x की पावर -3 और x की पावर -3 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -3x की पावर -4। कैसे, पावर आगे आ जाती है -3, पावर एक कम हो जाती है तो -3 से एक और कम हो गया तो -4। अब ये क्या हो गया अपने पास में, -3 अपॉन x की पावर 4 और वो माइनस इस माइनस को बढ़ा देगा +3 अपॉन x की पावर 4। अब x का डेरिवेटिव dx इक्वल टू dt, और यहां से देखिएगा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन x की पावर 4 dx इक्वल टू dt/3। समझ रहे, ये 3 जो है वो इसको इधर मिल दिया। ऐसा क्या हुआ, देखो एक्चुअली ये लिखा हुआ है x की पावर 4, इससे इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, I इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x क्यूब पावर 1/4 इंटू 1 अपॉन x की पावर 4 dx। अब आपको क्लियरली इसकी जगह पर तो क्या लिख देंगे, dt/3, और यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को आपने t बोला है तो ये हो गया t की पावर 1/4 इंटू dt/3, और जो अपॉन 3 है उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। अब सिंपल
1/3 टी की पावर n, ऐसे समझो टी की पावर 1/4, एक पावर बढ़ा दो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/4 में एक पावर बढ़ा देंगे तो 1/4 प्लस 1 5/4, 5/4 अपॉन 5/4 प्लस c। तो फाइनली हमारे पास में ये हो गया, देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/15। और t किसे कहा था आपने, t कहा था 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब और इसके ऊपर पावर कितनी 5/4 प्लस c। ये आपके i का फाइनल आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, इसे और आगे सॉल्व करके लिख सकते हो, जरूरत नहीं है आप यहां तक छोड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे नोट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 40 आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप सोचिए कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन सी कैटेगरी में है। कैटेगरी से मेरा मतलब क्या है, आपने पिछले वीडियोस में अलग अलग कैटेगरी पढ़ी है। सबसे पहले आया था बेसिक फॉर्मूले, जहां पर आपको इंटीग्रेशन करते समय सोचने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ फॉर्मूले याद करने थे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता था और आंसर आ जाते थे। फिर आए थे सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, उसके बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, उनसे पहले एक बीच के अंदर एक कैटेगरी और आई थी पर्टिकुलर फंक्शंस, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप इन सभी कैटेगरीज को दिमाग में रखते हुए आप सोचो कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी कैटेगरी में शामिल किया जाए। तो थोड़ा सा सोचने पर आप तुरंत जवाब दे पाओगे कि इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन वाली कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। कैसे? पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहली बात होती है कि फंक्शन होता है वो होता है रेशनल, परिमेय होता है। क्या ये परिमेय है? यहां पर परिमेय मतलब रूट कहीं है इसमें? नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों जगह पर आपको एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन ही प्राप्त हो रहा है। ओके, इसका मतलब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की कैटेगरी में शामिल करेंगे, px अपॉन qx की कैटेगरी में। अच्छा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है या नहीं है, चलिए देखते हैं। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें कितनी पावर है मैक्सिमम 4, और नीचे वाले को जब आप ओपन करेंगे तो कितनी पावर आएंगे, देखो यहां पर एक पावर है और ये 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी 3। आप इसको ओपन कर सकते हैं, देखो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब प्लस x माइनस x स्क्वायर माइनस 1, तो सबसे बड़ी पावर जो आई वो कितनी आई, x क्यूब, यानी सबसे बड़ी पावर कितने का आएगा 3 का। ऊपर वाला 4 का है, नीचे वाला 3 का है, तो क्या ये प्रॉपर है? बिल्कुल नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर है तो इसे चेंज करना होगा हमें प्रॉपर में। कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए आपको प्रोसेस पता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास में, x की पावर 4 है, x की पावर 4, इसे डिवाइड करेंगे इससे। अब इसे पूरा ओपन कर लो, तो x को x स्क्वायर से ये हो गया x की पावर 3, फिर प्लस x माइनस x स्क्वायर, तो मैं माइनस x स्क्वायर पहले लिख देता हूं, प्लस x माइनस 1। अब डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले यहां पर x की पावर 3 है, यहां पर 4 है, एक x की और जरूरत है आपको, एक x की और जरूरत है, एक x की जरूरत है, x से मल्टीप्लाई करके लिख दो इसको, x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x। अब ये माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, ये क्या बचा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। ओके, अब यहां पर देखो क्या है, x क्यूब है, यहां x क्यूब है, एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिखो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, फिर से साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा प्लस का 1। बात क्लियर है? अब सोच के देखो, ये अगर मैं a कहूं, इसे, इस पूरे को b कहूं और इसे q और इसको r कहा जाए, तो क्या होता है, याद कीजिए क्लास 10th में यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होती थी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। हमारे पास में क्या है, देखो a अपॉन b, तो a अपॉन b कैसे आएगा, यहां से b हटाओ, a अपॉन b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q प्लस r अपॉन b। तो क्या इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन
क्यू का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस 1 प्लस आर का काम कर रहा है 1 अपॉन बी ये है, इसका मतलब ये, ओके, यानी x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। बात ये हुई कि अगर आप इसे पूरे को वापस ओपन करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? एलसीएम लेकर के इसे आप वापस सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, यहां से आकर के i इज इक्वल टू, ध्यान देना, इस अक्ष का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं अपन, x dx, 1 को अलग तो सिर्फ dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन यहां आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, तीनों पार्ट्स के अलग अलग इंटीग्रल लिखेंगे। तो देखो ये हो गया अपने पास में x स्क्वायर बाई 2, अकेले x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, x स्क्वायर बाई 2 प्लस dx का इंटीग्रल x प्लस, यहां ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल को मैं नया नाम दे देता हूं I1, और एक बार आप इसे इक्वेशन नंबर 1 देकर के यहीं छोड़ दीजिए ताकि हम I1 को अब अलग से सॉल्व कर सकें। सोचो I1 क्या है हमारे पास, 1 अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx। अगर आप देखें तो देख ऊपर, अब की बार ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। क्यों है, ऊपर 1 होने का मतलब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल और नीचे हमारे पास 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। ऊपर वाला जो है वो 0 घात का बहुपद है और नीचे वाला 3 घात का बहुपद है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाले की पावर कम है, नीचे वाले की ज्यादा है, यानी ये क्या हो गया, प्रॉपर उचित भिन्न होगी। और उचित भिन्न होगी तो अब आपके सामने फैक्टर भी करके दिखे हुए हैं। तो फैक्टर, पहला जो फैक्टर है वो रेखीय है, लीनियर है, 1 घात का फैक्टर है, और दूसरा जो है वो 2 घात का फैक्टर। तो याद करो 1 घात के फैक्टर में क्या लिखते हैं अपन, a अपॉन वो फैक्टर लिख देते हैं। ऊपर अगर 2 पावर का फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ओके, इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपका जो चैलेंज है वो क्या है, a, b और c की वैल्यू फाइंड करना। ओके, a, b और c की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहां पर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। क्या आपके सामने ये स्थिति है, 1 अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 को आपने ये लिखा है। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले लेता हूं, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब a मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 से, और x माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, bx प्लस c से। ध्यान से देख पा रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे वाला पार्ट तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज है। अब इसको क्या करो, आप एक्सपेंड करो, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a, और ये हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस cx माइनस bx माइनस c। तो x स्क्वायर वाले कौन कौन आ गए, a और b, तो एक साथ लिख दिया a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। x वाले कौन कौन आ गए, माइनस बी और प्लस सी, माइनस बी प्लस सी इंटू में एक्स, और कांस्टेंट असर कौन कौन आ गए, ए और माइनस सी। ओके, अब आपका काम क्या है, a प्लस बी जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इधर एक्स 1 है, इस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हो जाएगा, अब आप कंपेयर कर सकते हो, a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस बी प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो, 0, और a माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो, 1। यहां से क्या वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू माइनस ए,
बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए, बी की जगह पर माइनस ए रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस ए यानी प्लस का ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब सी इज ऑल्सो माइनस ए। और अब आप क्या करो यहां पर आ जाओ, a माइनस सी की जगह पर माइनस ए तो प्लस ए इज इक्वल टू 1, यानी 2a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 1/2, मतलब a की वैल्यू मिल गई आपको कितनी 1/2। ओके, a की वैल्यू मिलते ही b की वैल्यू कितनी मिल गई -1/2 और c की वैल्यू भी -1/2, b की वैल्यू और -1/2 और c की वैल्यू भी -1/2। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजीली, और जैसे ये कैलकुलेशन करके आप आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना आपको जो I1 है वो क्या मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx माइनस 1/2। देखो -1/2, इस इंटीग्रेशन के यहां से दो पार्ट कर रहे हैं, x/x² प्लस 1 dx और -1/2 1/x² प्लस 1 dx। ओके, अच्छा एक काम यहां पर एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको 4 लिख देता हूं। अब आप बताइएगा I1 इज इक्वल टू 1/2, 1/x का होता है log x, तो इसका क्या हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस 1/4। यहां पर आकर के अगर मैं आपसे ये कहूं कि x² प्लस 1 को t बोला जाए तो 2x dx ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, मतलब 1/t dt, और 1/t dt का क्या हो जाएगा log t, यानी log और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस 1/2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1/x² प्लस 1 क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c1 लगाइए। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई I1 की, ये I1 की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे तो फाइनली हमें I जो है वो क्या मिल जाएगा x² 2 प्लस x प्लस 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 log mod ऑफ x² प्लस 1, ये मोड लगाने की वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है ऑलरेडी, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस, अब c लगा दो, पहले c1 लिखा था मैंने, अब आप c लगा दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझ करके नोट कर लीजिए। ओके, तो हाँ तो स्टूडेंट, हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 41 लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। देखिए इसमें log में log x आ गया, आप देख रहे हैं फंक्शन में दूसरा फंक्शन आ गया, और आगे आ गया 1/log x का होल स्क्वायर। पहली बात तो हम log का इंटीग्रल जानते ही नहीं है, हाँ कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बात अलग है कि हमने डायरेक्ट याद रखा था, बट अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो log x का इंटीग्रल डायरेक्ट याद नहीं रखना होता है, जब भी आए उसको 1 into log x मान करके पूरा सॉल्व करना होता है। लेकिन इससे भी पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन आता है तो हमें सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन का सहारा लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर मैंने क्या किया, log x को t मान लिया। कौन से log x को t लिया है मैंने, log के अंदर जो आया है इसे t ले लिया, log x इज इक्वल टू t। ओके, एक बात बताओ, जैसे ही आपने ये लिखा log x इज इक्वल टू t, क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू e की पावर t? बात क्लियर करें, log x का व्युत्क्रम इनवर्स कौन होता है, e की पावर x। तो मैंने क्या किया, log हटाया तो e की पावर आ गई। ओके, अच्छा जी, यहां से dx इज इक्वल टू क्या मिला, देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो e की पावर t का e की पावर t और t का dt। ओके, अब आप आ जाइए इस सब्स्टिट्यूशन को यहां पर यूज ले लेते हैं, तो आपका जो i है वो क्या बन गया, log, इस अंदर वाले log को मैंने t बोल दिया, ओके, प्लस 1/,
यहां पर देखो क्या है, log x का स्क्वायर, और log x को आपने t बोला है तो 1/t स्क्वायर हो गया, और dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं e की पावर t dt। ओके, चलिए जी, एक बात जो यहां पर सोचने वाली है वो ये है कि अगर ये t स्क्वायर में होता और ये होता 1/t, तो हमें पता है कि log का अगर ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाता है क्या, log x का अवकलज डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x अगर ये फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव, तो कौन सा कंसेप्ट यूज आ जाता है यहां पर कि इंटीग्रेशन e की पावर x फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है e की पावर x f ऑफ x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले कंसेप्ट में समझा था। इस पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या लगा हुआ है, इस t पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब हम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देखो, ये सबसे पहले लिख रहा हूं मैं e की पावर t। ओके, मेरे पास में लिखा हुआ था log t, मैंने क्या किया, इसमें जबरदस्ती 1/t ऐड कर दिया। बात समझ रहे, तो जाहिर सी बात है -1/t भी करना पड़ेगा। ओके, और प्लस में कौन है, 1/t स्क्वायर dt। अब यहां आकर के मैं इस इंटीग्रेशन के यहां से दो पार्ट कर देता हूं, दो पार्ट यहां से करेंगे तो यह हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t log t प्लस 1/t। देखो e की पावर t तो दोनों के साथ ही आएगा, मल्टीप्लाई में है dt, यहां पर माइनस है e की पावर t, माइनस होने का मतलब अंदर वाला माइनस, अगर एक साथ इनको लिखेंगे तो माइनस कॉमन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। अच्छा जी, मैं यहां प्लस लगा देता हूं, यहां माइनस लगा देता हूं। ओके, अब सोचो अगर ये फंक्शन है तो क्या ये इसका डेरिवेटिव हो गया क्या, log का डेरिवेटिव कौन होता है 1/x। अच्छा, और एक बात, अगर ये फंक्शन है 1/t तो -1/t स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, है नहीं। तो यहां पर दोनों जगह पर ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आप अप्लाई करते हैं तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, i इज इक्वल टू, देखो e की पावर t इंटू एफ एक्स आता है तो यानी log t, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं। ओके, माइनस यहां पर e की पावर t इंटू एफ क्या है इसमें 1/t प्लस c। अब सबकी वैल्यू रिप्लेस करो, e की पावर t, e की पावर t को क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं, log t, log t है तो log x लिख देंगे, माइनस e की पावर t यानी x इंटू 1/log x प्लस c। आप क्या कर सकते हो, x को कॉमन निकाल लो, ये आपका फाइनली आंसर हो जाए क्या, x log x माइनस 1/log x। देखो देखें, इसको इंटीग्रेट करने पर हुआ क्या, सिर्फ ये स्क्वायर हटा बाकी सेम ही है, नहीं एक x से मल्टीप्लाई भी हो रहा है साथ में। ओके, तो चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 42 आपके सामने लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन, हर बुक में आपको मिल जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही केयरफुली एक एक स्टेप को आप समझेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली समझ पाएंगे। देखिएगा, i इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ रूट कोट x, क्या मैं इसको 1/√10x लिख सकता हूं, प्लस ये √10x है, √10x, ओके, dx। बात क्लियरली समझ रहे हैं, अगर ऐसा है तो अब ये मैंने क्या किया, सिमिलरिटी के लिए, समानता के लिए क्या किया,
कॉट था, कॉट को भी किसमें चेंज कर लिया, टेन में चेंज कर लिया। अब आपको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई टर्म आती है, हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उसे टी न पुट करके टी स्क्वायर पुट कर देते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां पर इस स्टेप में पुट किया tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ऐसा करने पर देखो tan का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर x dx होता है, और 2t स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt। अच्छा जी, dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t dt। अच्छा, उससे पहले रुको, dx के साथ में सेक स्क्वायर तो है ही नहीं यहां पर, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सेक स्क्वायर को लिख रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर। इजीली समझ में आ रही है बात। सेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 2t dt। अब सोचो 1 प्लस tan x को t स्क्वायर बोला है, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगी क्या, dx इज इक्वल टू 2t dt। हमारे पास में सिर्फ dx है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 2t dt अपॉन t की पावर 4 प्लस 1। बात समझ पा रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को आप नोट कर लें। करना क्या है, बस ये सब्स्टिट्यूशन आपको यहां पर अप्लाई करना है। 1 अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर लिखने का मतलब मैं सिर्फ टी लिख दूं प्लस टी। ओके, और यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास में, dx को मैं लिख दूंगा 2t dt अपॉन t की पावर 4 प्लस 1, या जैसा पहले लिखा हुआ था वैसे लिख देता हूं 1 प्लस t की पावर 4। ओके, अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाओ। i इज इक्वल टू, मैं ये जो भी है इसे मिटा देता हूं क्योंकि अपने क्वेश्चन काफी लेंथी होगा, तो अपने को स्पेस की जरूरत होगी। आप इसे नोट कर लीजिए। बस इतनी सी बात मैं यहां लिख देता हूं कि यहां पर t क्या है, t इज इक्वल टू tan x का रूट है। t क्या है, रूट tan x है। ये जरूर अपने लास्ट के अंदर वापस जब इसको रिप्लेस करेंगे तब काम में आएगा। ओके, अब आप देखोगे कि ये जो इंटीग्रल है इसे आप जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये देखो टी एलसीएम आ गया, टी एलसीएम आने के साथ साथ इससे कैंसिल आउट भी हो जाएगा। दो जो है वो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता हूं, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। बात समझ गए। देखो टी यहां पर एलसीएम आया, लघुत्तम आया, उससे ये टी कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर और dt, ये दो है इसको बाहर लिख दिया, ये ऐसे। अब ये एक स्पेशल केस होता है, अब तक इस कंसेप्ट पर हमारे सामने क्वेश्चन नहीं आया कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, इस टाइप से प्लस या माइनस दोनों जगह पर, कहीं यहां पर प्लस या यहां पर माइनस, कैसे भी हो सकता है। ऊपर 2 पावर का पॉलिनोमियल है, नीचे 4 पावर का है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये एक अलग स्टेप है, समझ लेना इसको। मैंने क्या किया, जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं हर जगह पर टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 को डिवाइड किया तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। मैंने क्या किया है, टी स्क्वायर से हर जगह पर डिवाइड कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ जाओ। i इज इक्वल टू 2, ये जो है ऊपर वाला न्यूमरेटर अंश जो है इसको मैं आगे लिख देता हूं ऐसे, यहां पर ये बचा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सोच के देखो, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ये ऐसे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, टी, और बी का काम कौन कर रहा है, 1 अपॉन टी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
4ab प्लस 2ab, और एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये प्लस 2ab वाला लगाना है या माइनस 2ab वाला लगाना है? सही, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये कौन सा लगाना है ये डिसाइड क्या करेगा, थोड़ा सा यहां देख लेना। ऊपर अगर साइन प्लस का है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ, ऊपर अगर साइन माइनस है तो नीचे वाला फॉर्मूला प्लस वाले में लगाओ। तो सोचो यहां पर हमारे पास में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो नीचे जो फॉर्मूला है वो माइनस वाला लगाएंगे, मतलब ये वाला लगा देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब t माइनस 1 अपॉन टी का, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों, t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, मतलब खाली 2 ही बचा क्या, बात समझ रहे हैं? ये हमारे पास में स्थिति बच गई। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा वो देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे एक नया वेरिएबल नाम दे दो, जैसे मान लो मैंने u नाम दे दिया, तो सोचो u किसे कहा है आपने, t माइनस 1 अपॉन टी का। ओके, अब देखो t का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, t के सापेक्ष 1, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और t का dt इक्वल टू du। मतलब ये हुआ कि ये पहला इंटीग्रल ऐसा है जिसमें हमें एक बार नहीं 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, 2 बार प्रतिस्थापन करना पड़ा। हमारा इंटीग्रेशन x के टर्म्स में था, फिर t में आया, अब एक नया और वेरिएबल आ गया u। ओके, तो अगर इसे u कहते हैं आप, इसको t माइनस 1 अपॉन टी को, देखो 2 ये ऑलरेडी बाहर है, 1 अपॉन, इसको u बोलते हैं u स्क्वायर, प्लस ये 2 है, इस 2 को मैं लिख देता हूं रूट 2 का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, du बन जाएगा। क्या वो प्लस माइनस वाला चक्कर इसी तरीके से था। सोचो अगर यहां पर प्लस होता t प्लस 1 अपॉन टी, तो t का डेरिवेटिव 1, प्लस होता तो यहां पर माइनस होना चाहिए था, आप समझ रहे? तो इसलिए मैंने कहा कि आप अपोजिट करो, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे फॉर्मूला माइनस वाला लगाओ, ऊपर माइनस है तो नीचे वाला फॉर्मूला प्लस में लगाओ, बस इतना सा करना। अगर प्लस वाला लगाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, तो अब ये स्थिति आपके सामने है। अब सोचो ये तो स्थिति एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन रूट 2, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का काम कर रहा है u और ये रूट 2 और प्लस ए सी। यहां पर देखो ये रूट 2 से ये कैंसिल आउट होगा, ये रूट 2 हो जाएगा, मतलब i इक्वल टू रूट 2 tan इनवर्स, सबसे पहले u को रिप्लेस करो, u क्या है आपके पास में, t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन रूट 2। अब i इज इक्वल टू, अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूं, i इज इक्वल टू रूट 2 tan इनवर्स, यहां देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये रूट 2t, मैं दोनों पे एक साथ रूट लगा के इसको टी स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत? इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें पता है कि t इक्वल टू रूट टेन एक्स लिया है, इसका मतलब टेन एक्स इक्वल टू किसको लिया है, टी स्क्वायर, ताकि अब हम क्या करें, टी स्क्वायर की जगह पर टेन एक्स लिख दें, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 2 टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1, सॉरी टेन एक्स माइनस 1, टी स्क्वायर किसके इक्वल है, टेन एक्स के, तो टेन एक्स माइनस 1 और नीचे रूट 2 टेन एक्स प्लस सी, यह आपका फाइनल आंसर हो जाए। ओके, तो जो स्टेप मैंने छोड़ी है वो आप लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन वाली स्टेप्स हैं वो नहीं लिखी है मैंने, आप लिख लेंगे। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया, आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत ही केयरफुली समझ करके इसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए हाँ, तो स्टूडेंट
एग्जाम्पल 143, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक स्टेप में लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। आपका जो इंटीग्रल है वो है 1/√3 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 2x और इसका होल स्क्वायर। ओके, और ये लिखा हुआ है साइन 2x कोस 2x dx। मतलब मैंने इतना सा काम किया, इसको तो आगे बढ़ा के लिख दिया। ओके, और फिर क्या किया, इस 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर, और ये जो पावर 4 है इसको मैंने कोस स्क्वायर का स्क्वायर इस प्रकार से लिख दिया। ओके, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि पुट करें कोस स्क्वायर 2x को t पुट करें, तो सोचो कोस स्क्वायर को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले पावर को करेंगे तो 2 कोस 2x, क्लियर है, और फिर कोस 2x को, तो कोस 2x को क्या हो जाएगा, साइन 2x। ध्यान दें, ये तो कोस का हुआ नहीं, माइनस हो रहेगा, माइनस साइन 2x, फिर 2x का तो 2, तो माइनस का 4, फिर x का यानी dx और इक्वल टू dt। मतलब एक्चुअली क्या हुआ, यहां से आप ये कह सकते हैं कि साइन 2x cos 2x dx इक्वल टू माइनस dt बाई 4। ये स्थिति आ गई अपने पास में। अगर ये स्थिति है तो अब आपका इंटीग्रल देखो, इन सब की जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस dt बाई 4, तो माइनस 1/4 तो मैं लिख देता हूं बाहर, और ये हो गया dt 1/√3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। ओके, अब आप सोचो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट है, तो आप क्या लिखेंगे 1/4 साइन इनवर्स t अपॉन 3 साइन इनवर्स x अपॉन a। अब आपका इंटीग्रल i बन गया माइनस 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू, t किसे कहा है आपने, cos स्क्वायर 2x को, तो cos स्क्वायर 2x बाई 3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ओके, हाँ तो स्टूडेंट, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 45 लिखा हुआ है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2017 में 5 मार्क्स 5 नंबर के लिए पूछा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है आपको 0 से पाई, और ये आपका आयोगिक फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं वो सारी चीजें देखिएगा। लेट, मैंने इस फंक्शन को i के इक्वल, सॉरी इंटीग्रल को i के इक्वल ले लिया। मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i। 0 टू पाई a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और ऊपर है हमारे पास में x, और यहां लिख दिया मैंने dx। जैसे ही आपने ये लिखा, तुरंत आपके दिमाग में P4 प्रॉपर्टी आ गई होगी कि जब 0 से a लिमिट होती है तो हम P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। और P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x को रिप्लेस कर दो किससे, a माइनस x से। तो ये जो x है इसको आप पाई माइनस x लिख सकते होगे, हाँ कि नहीं। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। ओके, अब आप सोचिए, मतलब हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी P4 अप्लाई की है। प्रॉपर्टी P4 क्या कहती है, 0 से a लिमिट हो f ऑफ x dx हो, तो उसे लिख सकते हैं हम 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ओके, चलिए अब आप देखेंगे i इज इक्वल टू 0 से पाई, साथ साथ नोट करते रहें क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बड़ा क्वेश्चन है, तो ऊपर की स्टेप मिटानी पड़े अपने को। देखो कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो क्या इसे वापस कोस एक्स लिखा जा सकता है क्या, कैसे, देखो कोस 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस बी स्क्वायर, ये भी साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वैसे ही पॉजिटिव होता है,
और यहाँ स्क्वायर भी है और ऊपर है पाई माइनस एक्स dx। अब यहां आकर के इस इंटीग्रेशन के दो पार्ट कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये अपने पास में हो गया पाई अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा पार्ट है माइनस एक्स के भी नीचे यही सब है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, लिमिट 0 से पाई। ध्यान से देखिएगा ये क्या है, क्या आपका आई है क्या ये? एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये मतलब क्या हो गया माइनस आई, ये माइनस आई इधर आएगा तो 2i और उस 2 को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बाई 2 में आ जाएगा। मतलब मैं ये मिटा रहा हूं, हमारा जो आई है वो अब आपके पास में क्या हो गया। अच्छा एक और बात, ये पाई जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, मतलब पाई बाई 2। ध्यान दीजिए P4 प्रॉपर्टी अप्लाई किया, लिमिट अब कुछ कोई भी चेंज नहीं हुआ लिमिट में अभी तक। ये 2 कहां से आया, ये माइनस का आई इधर आएगा तो प्लस का आई, यानी 2i और 2i का वो 2 नीचे भेज दिया तो बाई 2। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx ऊपर है 1। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल पाई बाई 2। ये स्थिति जब आपके सामने आ जाती है कि जब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की टर्म होती है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखो नीचे साइन हो ऊपर कोस हो तो हम साइन को टी बोल देते हैं, कोस एक्स dx dt आ जाता है। नीचे कोस हो उल्टा हो तो भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों नीचे हैं साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो एक स्टेप अपने पास में दिमाग में ये चीज बैठा लो कि हम ऐसे केस में क्या करते हैं, या उससे पहले ये स्टेप ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये चीज सोचो, क्या मैं इस पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूं? बात समझिएगा। और अब मैं प्रॉपर्टी P5 जो है वो यूज कर लेता हूं, या शायद एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस रहेगा P6 में क्या है कि P6 का एक पार्ट ये लिख रहा हूं कि 0 से 2a लिमिट होती है किसी फंक्शन की, तो ये 2 आगे आ जाता है, 0 से a बन जाता है f of x dx। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब f 2a माइनस x इज इक्वल टू f of x हो। सोचिए 2a का मतलब है पाई, और पाई पर अभी आपने देखा था ये नीचे वाला फंक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, वो प्लस माइनस से तो बदलते हैं पाई माइनस एक्स करने पर। तो ऐसे केस में आपके ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा तो ये 2 आगे आ जाएगा, और 2 आगे आने से क्या होगा, ये 2 यहां आएगा मान लो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा कि यहां पर 0 से पाई बाई 2 लिमिट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स से dx ऊपर 1। ओके, अब मैं जो बात शुरू कर दी थी उसे अब कंप्लीट करूंगा कि जब भी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों टर्म एक साथ नीचे आ जाए तो ऐसे केस में आप क्या किया करो, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कोस स्क्वायर से डिवाइड करने का बेनिफिट क्या होगा, देखो ये हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, मतलब सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, प्लस बी स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर कोस स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, देखो टेन को टी पुट कर सकते हो, टेन एक्स को टी पुट कर सकते हो, तो पुट करेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अच्छा साथ ही साथ लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, i इज इक्वल टू पाई, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो dt लिख दिया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। सोचो t किसे पुट किया है, 10 को, 10x को। अब x इज इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू 0,
और x इक्वल टू पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, तो t इक्वल टू 10 पाई बाई 2 और 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ओके, मतलब हमारी लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट। और जैसे ही ये लिमिट चेंज होगी, ये सारी चीजें साथ में लिख लेना साइड में। अब आप बताइए आपका जो इंटीग्रल है, अच्छा एक काम और मैं कर रहा हूं मेरी तरफ से कि ये जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको मैं बी टी और इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं। ओके, अब आप सोचो ये क्या बना, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन ए, मतलब यहां पर ए का काम ए कर रहा है, tan इनवर्स एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, बीटी अपॉन ए। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहां टी के कोफिशिएंट में कौन है, बी है, तो इस बी से डिवाइड भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए बी आ जाएगा। और लिमिट क्या लगाई है, सिर्फ इस पर लगा देते हैं, ये तो कांस्टेंट है। लिमिट क्या है, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। अब देखो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई अपॉन ए बी, अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2। अब सोचो, सॉरी 0 से इनफाइनाइट, लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b इंटू टी, मतलब b इंटू इनफाइनाइट, किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन a यानी इनफाइनाइट ही हो गया, माइनस 0 लिखेंगे तो tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, पाई बाई 2 पर, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाई 2, और tan की वैल्यू 0 किस पर होती है, 0 पर, तो ये 0। तो बताइए फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, i इक्वल टू पाई अपॉन ए बी इंटू पाई बाई 2, यानी i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके आरबीएससी की बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। तो बहुत ही केयरफुली एक एक स्टेप को समझ करके अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो बड़ा क्वेश्चन यानी 6 नंबर के लिए जो जो प्रॉपर्टी आप जहां जहां पर अप्लाई करते हैं वो प्रॉपर्टी साइड में लिखें, जहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला लिखें, जहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन भी आपको आंसर शीट में शो करना होता है। लिमिट चेंज करने वाली प्रोसेस भी आंसर शीट में शो करनी है। ओके, तो ये बहुत ही केयरफुली आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 44 जो बीच में रह गया था। एग्जाम्पल नंबर 44 एक अपने आप में बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। -1 से 3/2 और मोड में दे रखा है x sin पाई x dx, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हालांकि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि मॉड को सॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो हम अलग से किसी एक वीडियो में पूरे मॉड को समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से मॉड के साइन प्लस लिया जाता है, किस प्रकार से माइनस लिया जाता है। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि जब भी मोड आता है तो हम प्रॉपर्टी P2 यूज करते हैं। P2 प्रॉपर्टी में क्या होता है, लिमिट्स को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लिमिट तोड़ने से मेरा मतलब ये है कि जिस इंटरवल में आपका अक्ष जो मोड के अंदर वाला जो पार्ट है, मोड के अंदर वाला पार्ट देखो क्या है, अक्ष है एक तो, एक है साइन पाई एक्स। अब देखो अक्ष की जो वैल्यू है वो है -1 से लेकर के 3/2 तक। तो सोचो पाई एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, मतलब अक्ष को पाई से मल्टीप्लाई कर दोगी तो -पाई से लेकर के 3π/2 तक। बात समझ पा रहे हैं? अब मैं आपसे बात करूं कि -1 से लेकर के 3/2 तक आपको जाना है, मतलब पाई की वैल्यू जानी है -पाई से लेकर के 3π/2 तक। दोनों के लिए अलग अलग ले लो, अक्ष के लिए अलग और साइन पाई एक्स के लिए अलग। अब -1 के से लेकर के 3/2 के बीच में, जैसे इनके साथ में यहां पर -1/2 होगा या नहीं होगा, फिर 0 होगा, 1/2 होगा, ओके 1 होगा। अब जब अक्ष की वैल्यू -1/2 है तो पाई एक्स की वैल्यू देखो, यहां पर थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/2। जब अक्ष की वैल्यू 0 है तो पाई एक्स की वैल्यू 0, जब अक्ष की वैल्यू 1/2 है तो इसकी वैल्यू होगी π/2, और जब अक्ष की वैल्यू 1 है तब इसकी वैल्यू होगी पाई। अब देखो अक्ष का जो चिन्ह है
वो देखो -1 से -1/2 के बीच में अक्स कैसा है, नेगेटिव। -1/2 से 0 के बीच में अक्स की वैल्यू नेगेटिव। 0 से 1/2 के बीच में पॉजिटिव। यहां से यहां तक पॉजिटिव, मतलब 0 के इधर तो अक्स पॉजिटिव होता है और 0 के इधर नेगेटिव। मैंने ये अलग अलग इंटरवल ले लिए इसमें। ओके, अच्छा यहां देखना, अब है -π से -π/2। देखो ध्यान से, आपका क्वाड्रेंट सिस्टम आप जानते हैं, चतुर्थांश सिस्टम 0 होता है, यहां पर π/2 होता है, यहां पाई होता है, यहां 3π/2 होता है और यहां पर 2π होता है। नेगेटिव में बात करें तो यहां पर -π/2 होता है, यहां -π होता है, फिर यहां पर -3π/2 होता है और माइनस का 2π होता है। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें अक्स का साइन तो मिल गया कि इस इंटरवल में अक्स नेगेटिव होगा, इस इंटरवल में अक्स नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। साइन का साइन जो चिन्ह है प्लस होगा या माइनस होगा, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पर। अब सोचो -π से लेकर के -π/2 तक, -π से -π/2, मतलब ये इंटरवल आ गया -π से -π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। -π/2 से 0, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। π/2 से पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पाई से 3π/2 ये होता है नेगेटिव। मतलब ऊपर वाली जो लाइन है वो तो अक्स के लिए प्लस या माइनस की बात कर रही है और नीचे वाली जो लाइन है वो साइन पाई अक्स के लिए प्लस या माइनस की बात हो रही है। बात क्लियर है? मतलब ये हुआ कि मोड के अंदर दो फैक्टर थे, दो गुणनखंड थे, अक्स और साइन पाई अक्स। अक्स के का इंटरवल जो लिमिट देखिए -1 से लेकर के 3/2 तक। हमारा टारगेट तो यही है कि इस लिमिट को कैसे तोड़ा जाए, और ये डिपेंड करेगा कि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मोड हटा देंगे और उस क्वांटिटी को एज इट इज लिख देंगे। अगर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मोड हटाने के साथ साथ उसके पीछे माइनस का साइन और लगाएंगे। अब सोचो, मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया। ये सारी प्रोसेस आपको अभी के लिए इतना ही समझना है, बाकी अलग से भी हम एक लेक्चर लेंगे जिसके अंदर पूरा मोड किस प्रकार से ओपन किया जाता है, ये सारी चीजें भी हम समझ लेंगे। ओके, चलिए जी। अब आप मैं पूछता हूं कि इस इंटरवल में ये तो है एक्स और ये है साइन पाई एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दो नेगेटिव क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा क्या? यहां पर भी पॉजिटिव, यहां दो प्लस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। दो प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब यहां से लेकर के यहां तक हर जगह क्या आएंगे, दोनों मिलेंगे। देखो अक्स के साइन अलग लिखे हैं मैंने, साइन पाई एक्स के अलग लिखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यहां से यहां तक पॉजिटिव रहेगा। कहां से कहां तक, -1 से लेकर के 1 तक। और 1 के बाद में ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसे इस प्रकार से तोड़ना है। -1 से लेकर के +1 तक अलग, मॉड अक्स साइन पाई एक्स। ओके, और 1 से लेकर के 3/2 तक अलग। अब आप देख रहे हैं -1 से +1 वाले इंटरवल में दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो बेझिझक मोड हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो मोड हटाने के साथ साथ माइनस और लगेगा, मतलब यहां बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए, ये सारी चीजें, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, प्रॉपर्टी P2 प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी। अब आपका काम क्या है, अक्स साइन अक्स। अच्छा, अब मैं ये काम कर रहा हूं, अलग से सोल्व कर रहा हूं। अक्स साइन पाई अक्स को अलग से सोल्व कर रहा हूं इंटीग्रेशन में, फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई कर रहा हूं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एलजेब्रिक है, तो क्या आएगा, आइलेट के हिसाब से ILATE, एलजेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, मतलब अक्स एज इट इज, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रल माइनस डिफरेंशिएशन किसका, अक्स का, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रल। ओके, और इस पूरे का होल इंटीग्रल। यहां पर देखिए x साइन पाई एक्स का क्या हो जाएगा, साइन का माइनस में होता है इंटीग्रेशन, तो -x cos पाई एक्स अपॉन x का कोफिशिएंट पाई है तो बटे में पाई है। ओके, अच्छा, माइनस
यहां पर क्या हो गया, अक्स का अक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, ये क्या हो गया माइनस का कोस पाई एक्स अपॉन पाई, वो माइनस इस माइनस को बढ़ा देगा प्लस, और ये पाई 1 अपॉन पाई कोस पाई एक्स dx। अब फिर से बताओ क्या हो गया हमारे पास में, माइनस का x कोस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कोस का इंटीग्रल साइन साइन पाई एक्स, और x का ऑप्शन पाई है तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स से अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा, एक पाई और आ जाएगा, और प्लस सी। ये आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व किया, अनिश्चित समाकलन सोल्व किया है। अब आप आ जाओ कि हमें जो सॉल्व करना है वो है आपका इंटीग्रल आई। देखो इसका इंटीग्रेशन ये लिख देंगे क्या, माइनस एक्स कोस पाई एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट लगा देंगे -1 से +1। ओके, माइनस यहां पर फिर से लिखेंगे, सेम ही तो है दोनों, माइनस एक्स कोस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट लगा देंगे 1 से 3/2। अब आपका काम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। देखो 1 पुट करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस पाई, देखो पाई इंटू 1 पाई, और नीचे पाई है, ठीक है, माइनस सॉरी 1 ही पुट कर रहे हैं भाई, साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ये तो अपर लिमिट होगी माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस में, तो माइनस एक्स कोस माइनस पाई, अब कोस पर पाई माइनस का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, कोस पाई हो जाएगा, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और अपॉन पाई, फिर माइनस सॉरी पहले तो एक बार प्लस लगाएंगे, फिर -1 पुट करेंगे तो साइन माइनस पाई तो बाहर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। ये तो सिर्फ इसको सोल्व किया माइनस। अब इसे सोल्व करेंगे तो पुट करेंगे पहले 3/2, तो ये हो जाएगा x cos 3π/2, देखो x की जगह पर 3/2 पुट करेंगे तो 3 इंटू पाई इंटू π/2, तो 3π/2 अपॉन पाई प्लस साइन 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर। समझ रहे हो, माइनस अब लोअर लिमिट, लेकिन ध्यान रखें माइनस पहले ऑलरेडी इनके बीच में माइनस था, उस माइनस से ये माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x cos पाई अपॉन पाई प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। ओके, तो अब जो आप जानते हैं जो वैल्यूज कि cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, सॉरी x की वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे हैं, यहां ध्यान देना, यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करनी थी 1, ठीक है, और यहां पुट करनी थी -1, तो ये हो गया प्लस। बात क्लियर है, यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करनी थी 3/2, और यहां पर 1। अब देखो cos की वैल्यू हम जानते हैं, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास में i आ गया -1 यानी 1/पाई। ओके, अच्छा साइन पाई की वैल्यू हम जानते हैं 0, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख दो चलो एक बार, माइनस यहां बताओ cos पाई की वैल्यू -1, तो ये हो गया -1 अपॉन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0, तो -0। ओके, तो चलिए ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन पाई हो गया। cos 3π/2 cos nπ/2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और sin 3π/2 की वैल्यू -1, ये अपने पास में आ गया -1, और sin पाई की वैल्यू 0, मतलब ये पार्ट 0। ओके, ये पार्ट हो गया माइनस, तो -1 अपॉन पाई स्क्वायर, लेकिन बाहर वाले माइनस से ये हो जाएगा प्लस, और ये +1 अपॉन पाई, तो प्लस का 3 अपॉन पाई।
और ये 0 हो गया। ये हमारे पास में फाइनल आंसर 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। कैलकुलेशन फिर से चेक कर लिया, कई बार गलती हो जाती है। अब सुनो, मिसलेनियस एग्जाम्पल होने का मतलब अब हर कैटेगरी का क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आप पिछले सारे वीडियोज फिर से देख लें। यह टॉपिक कंप्लीट होने का मतलब हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे जो 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, कर्वेचर यानी क्वाड्रेचर और डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्षेत्रकलन और अवकल समीकरण, इन दोनों टॉपिक्स में अगर आपने ये 12 नंबर का मैटर कंप्लीट किया है, अच्छे से कंप्लीट किया है, तो आने वाला 12 नंबर का मैटर आपको बहुत आसान लगेगा। ओके, अब सवाल मेरा ये है कि आपने एक्सरसाइज 7.8, 7.9, 7.10 इन्हें सॉल्व कर लिया होगा। तो उसमें जो जो आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर विद एक्सरसाइज नंबर डाल दें, ताकि आने वाले वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, सारे सेम कैटेगरी के थे, कुछ 5-7 क्वेश्चन होंगे जिन्हें मैं आने वाले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो 7.1 की है, 7.2 की है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि आने वाले वीडियो में उनको सॉल्व करवा सकूं। ओके, 1 या 2 वीडियो में वो प्रॉब्लम्स हो जाएं, उसके बाद में मिसलेनियस हो जाए, तो ये टॉपिक हमारा पूरा कवर होने का मतलब है एकदम से हम श्योर हो जाएं, तो आने वाले जो 2 टॉपिक हैं वो हमें बहुत आसान लगेंगे और साथ ही इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। और कुछ हद तक अब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो ये ऑनलाइन वाला जो एक्सपीरियंस है वो भी हो गया, तो आने वाले वीडियोज आपको और अच्छे से पसंद आएंगे। ओके, कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। ओके, थैंक यू।